सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं जीके के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं, भारतीय इतिहास का पूरा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो जीके का चैप्टर है ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि सिर्फ इस एक चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार नहीं, हर बार, और इस बार भी आएगा, ये कंफर्म है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैप्टर के जितने भी पार्ट मैं लेके आऊँगा, एक भी पार्ट आपको भूल के भी मिस नहीं करना है, वरना आप सोच सकते हैं कि आप अपने एग्जाम में कितने नंबर खो देने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट्स देख लेते हैं। क्या है? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल सिर्फ उन्हें ही होती है सफलता, हासिल सिर्फ उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपके साथ में, ये मेरा वादा है। आपका नंबर कम नहीं होने दूंगा किसी भी सब्जेक्ट में। देखिए, रीजनिंग, जीके और मैथ की क्लासेस चालू हो गई हैं, चल रही हैं। बहुत जल्द कल या परसों में इंग्लिश और साइंस की भी क्लासेस चालू होने वाली हैं। सो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे जो कुछ भी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो जीके का मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास, ये आपके जीके का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो आपका इतिहास वाला चैप्टर है, इंडियन हिस्ट्री वाला, इसे किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी एक चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग हर बार पूछते हैं, सर एक चीज़ बताइए, आप जो है जो नेवी का एग्जाम होता है, नेवी एमआर का, सिर्फ उसमें 25 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेवी एसएसआर डबल ए में सिर्फ 9 से 10 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही कोस्ट गार्ड में सिर्फ 5 जीके के क्वेश्चन होते हैं। एयरफोर्स में सिर्फ 10 से 11 जीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आप हर चैप्टर में जीके में ये क्यों कहते हैं कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, आप क्या आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ एक ही शिफ्ट होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे शिफ्ट मिला के जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालते हैं। ठीक है, तो मैं किसी एक शिफ्ट की बात नहीं करता हूँ या किसी एक बच्चे के एग्ज़ाम की बात नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं पूरे एग्ज़ाम की बात करता हूँ कि इस चैप्टर से आपके पूरे एग्ज़ाम में एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो हर बार आते भी हैं। तो यही चीज़ आपको जीके में भी ध्यान देना है। ठीक है, यानी ये जो चैप्टर है जीके का इतिहास वाला, इस पर आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए, इसमें 3 तरह के आपके इतिहास हैं। सबसे पहला प्राचीन इतिहास है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तीनों से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से। तो एक चीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इतिहास के जितनी भी मैं क्लासेस लेके आऊँ, जितने भी पार्ट्स लेके आऊँ, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, या फिर जो है किसी भी पार्ट का कोई एक जो है पार्टिकुलर पॉइंट जो है स्किप नहीं करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो देर ना करते हुए चलिए, आप बोर हो गए होंगे, शुरू करते हैं। और आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। हाँ तो भाई, अब एक चीज़ बताइए, प्राचीन इतिहास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, वो हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरी चीज़ है जितने भी वेद हैं वो हमने आपको पढ़ा दिया। तीसरा है जैन धर्म, वो भी पढ़ा दिया। बौद्ध धर्म भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद आते हैं जितने भी साम्राज्य हुए हैं प्राचीन इतिहास में, उनकी डिटेल स्टडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितने भी साम्राज्य हैं प्राचीन इतिहास के, वहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास का जो सबसे पहला साम्राज्य था वो था मगध साम्राज्य। कौन सा था? मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? जरासंध और बृहदर्थ। क्या नाम है? जरासंध और बृहदर्थ। अब देखिएगा, यहाँ पे जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो पहला वंश था, ठीक है, यानी जो मगध साम्राज्य का पहला वंश था, उसका क्या नाम था? हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश, जो कि 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसमें देखिए, मगध साम्राज्य के मुख्यतः 3 वंश थे। तीनों वंश के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश, जो कि 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यानी मगध साम्राज्य के सबसे पहले शासक कौन हुए? जब सबसे पहला वंश हर्यक था तो सबसे पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। नाम याद कर लीजिएगा। तो मगध साम्राज्य के सबसे पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। और यदि मगध साम्राज्य के संस्थापक पूछता है तो क्या आप कहेंगे? जरासंध और बृहदर्थ। क्या? जरासंध और बृहदर्थ। ठीक है, तो अब देखिएगा, पहले शासक हुए बिंबिसार।
अब सभी शासक देख लीजिएगा कौन कौन से थे। इस केवल मैं ये इस वाले जो सबसे पहला ये जो आपको वंश दिख रहा है, हर्यक वंश के कितने शासक थे ये देख लीजिए। मुख्यतः 3 शासक थे इसके। सबसे पहले तो आपके जो है कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है। उसके बाद ये कब तक रहे, 546 से लेकर के 494 बीसी तक, ठीक है। अब उसके बाद कौन हुए, अजात शत्रु, इनके पुत्र थे, ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इनको बंदी बना के मार डाला और फिर उनकी गद्दी पे बैठे अजात शत्रु। अब जब अजात शत्रु बैठे तो ये कब से कब तक रहे, 494 से लेकर के 462 बीसी तक। उसके बाद अजात शत्रु के बाद हुए उदय इन, क्या नाम है, उदय इन, ठीक है। और उदय इन ने ही मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया था, ठीक है। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था, सबसे पहले उदय इन ने। किसने, उदय इन ने, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अजात शत्रु के बाद हुए थे। उसके बाद वो वंशज खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा वंशज चालू हुआ, शिशुनाग राजवंश, ठीक है। क्या नाम था, शिशुनाग राजवंश। और ये कब तक, कब से कब तक रहा, 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कब से कब तक, काफी लंबा चला, 412 से 344 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इस यानी शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन या फिर महानंदनी बोल सकते हैं, ठीक है, महानंदन, ठीक है। कौन, नंदीवर्धन बोलिए या फिर महानंदिन, ठीक है। चलिए, उसके बाद तीसरा जो वंश था वो था नंद राजवंश। आपको भी पता होगा, काफी फेमस जो है राजवंश था और ये अंतिम राजवंश था, ठीक है। मतलब मगध साम्राज्य का ये अंतिम राजवंश था, ठीक है, वंश था नंद राजवंश, ठीक है। अब ये कब से कब तक चला, 344 से लेकर के 324-23 तक, ठीक है, 23-24 तक ईसा पूर्व तक। अब इसके संस्थापक कौन थे, ध्यान दीजिएगा। तो नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद। कौन थे, महापद्मानंद। एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद, ठीक है। और इसके अंतिम शासक कौन थे, घनानंद। कौन थे, घनानंद, आपको भी पता है। और ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर जो है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर जिनको हम बोलते हैं, सिकंदर ने जो है यूनान के जो रहने वाले थे, ठीक है, सिकंदर, उन्होंने ही जो है, सिकंदर ही जो है भारत में इन्हीं के टाइम पे जो है आक्रमण किया था सिकंदर ने, ठीक है। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था, घनानंद के समय पे, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने घनानंद के समय ही जो है भारत पे आक्रमण किया था। अब देखिए, ये अंतिम शासक थे नंद राजवंश के। क्या हुआ, चलिए इसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी जो है मगध साम्राज्य का निष्कर्ष क्या निकला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, घनानंद का तख्ता पलट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है 322 बीसी में किया गया, ठीक है, जिसने मगध के नए शासन की स्थापना की, जिसे मौर्य राजवंश के नाम से जाना गया। तो अब क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया, ठीक है, किसकी मदद से मारा था, आपको भी पता है किसकी मदद से मारा था, कौटिल्य, ठीक है, यानी चाणक्य, ठीक है ना, चाणक्य की मदद से जो है इन्होंने इनको मार दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को। और कब मारा गया था, 322 ईस्वी में, ठीक है, कब, 322 बीसी में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, नए शासन की स्थापना हुई और मौर्य राजवंश का जो है नाम से इस जो है शासन को जाना गया। तो अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य को। तो एक चीज बताइए, जब उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारा था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ, तभी से मौर्य साम्राज्य वहां से चालू हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, नोट कर लीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के क्या थे, बाबा जी थे, दादाजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सम्राट अशोक के दादाजी थे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। सब कुछ नोट करते हुए चलेगा। देखिए, ये कब से कब तक रहे, 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के। क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त के शासन में जो है चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त था, जिन्होंने इनकी मदद की थी घनानंद को मारने में, ठीक है। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम ग्रंथ की रचना की थी। एग्जाम में एक बार नहीं 100 बार से ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो चाणक्य ने ही जो है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें प्रशासनिक नियमों का जो है उल्लेख किया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक सेलुलस यानी सिकंदर का सेनापति को जो है युद्ध में पराजित किया था। सेलुलस कौन था, सिकंदर का सेनापति। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में जो है
सेलुलस को क्या किया था, पराजित किया था। और संधि स्वरूप संधि हुई थी, ठीक है, संधि हुई थी उस समय। और संधि स्वरूप क्या हुआ, सेलुलस ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ठीक है। और सेलुलस ने ही जो है मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो सेलुलस ने ही जो है मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब क्या हुआ, अब उसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। एग्जाम में एक बार नहीं भाई 100 बार से ऊपर पूछा जा चुका है। देखिए कुछ भी मैं आपके एग्जाम से हट के नहीं पढ़ाऊंगा, जो पूछा जाएगा वही पढ़ाऊंगा। 100 बार से ऊपर पूछा गया है कि मेगास्थनीज ने जो है किस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। तो क्या नाम था, इंडिका। तो मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, किसके काल में, सम्राट किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। तो जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्य साम्राज्य की भव्यता और शासन प्रशासन प्रणाली का सजीव वर्णन किया गया था, ठीक है। एक चीज और है, देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के, जैन धर्म के। और उनके गुरु के कौन थे, उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिंदुसार। दूसरे कौन हुए, बिंदुसार हुए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हुए, बिंबिसार दूसरे हैं, बिंदुसार दूसरे हैं, नोट कर लीजिएगा। जो बिंबिसार हैं वो मगध साम्राज्य के पहले शासक थे, ठीक है। और ये बिंदुसार है, ये मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे, ठीक है। बिंदुसार यानी ये किसके पिताजी थे, अशोक के पिताजी, महान सम्राट अशोक के, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहे, 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इन्होंने शासन किया। उसके बाद आते हैं कौन, महान सम्राट अशोक, ठीक है। कौन आते हैं, महान सम्राट अशोक, जो कि किसके पुत्र थे, बिंदुसार के, किसके, बिंदुसार के पुत्र थे। क्या दिया गया है, महान सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहे। कब से कब तक, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। क्या क्या कहा गया है, कलिंग युद्ध का आप नाम सुने होंगे, बहुत ही मतलब कि ये विख्यात युद्ध था। और कलिंग युद्ध में ही जो है अशोक क्या हुए, बहुत ही आहत हुए थे। और उन्होंने युद्ध की जो नीति थी उन्होंने पूरी बदल दी, युद्ध छोड़ दिया। देखिए क्या दिया गया, पूरा पढ़िए जरा। कलिंग युद्ध से आहत होकर सम्राट अशोक ने अपनी राज्य विस्तार की नीति को बदल दिया, ठीक है। युद्ध करके राज्य विस्तार अब नहीं करेंगे, उनकी ये नीयत बदल दी गई, ठीक है, बदल गई। और युद्ध व हिंसा से त्याग कर लिया उन्होंने, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध बनकर अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर जो है देश विदेश में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। तो किस धर्म के अनुयायी थे महान सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म के। और अब इसके बाद ये जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं भाई, एक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। क्या दिया गया है, सम्राट अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिन्हें बनाने में 3 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। किंतु बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार अशोक ने 4000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने कई स्तंभों, शिलालेखों आदि का भी निर्माण करवाया था। उन्हीं में से एक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसको हमारे राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए हैं इस समय, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वही, ठीक है। जिसके शीर्ष पर क्या है, 4 सिंह बने हुए हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं। और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज नीचे आ जाइए, राष्ट्र चिन्ह ध्यान दीजिएगा। और एक यहाँ पे देख लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ था। देख लीजिए, अब मौर्य साम्राज्य का यहीं पे अंत होता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके अशोक सम्राट अशोक थे ना, उनके मृत्यु के 50 साल के अंदर ही जो है, जो भी उन्होंने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया था अपने मौर्य साम्राज्य का, वो क्या हुआ, उसका पतन हो गया, ठीक है, 50 साल के अंदर अंदर। तो क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ना, वो बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने की थी और मौर्य सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। अब पुष्पमित्र शुंग ही था जिसने शुंग वंश की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही शुंग वंश की जो है विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। तो आज के क्लास में बस यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग जो है शुंग वंश के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके आगे कौन कौन से वंश आते गए, ठीक है, और वहां से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है तीनों का, यानी जो आधुनिक आपके इतिहास है वहां कितने युद्ध हुए, कौन कौन से हुए, ठीक है, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, फिर मध्यकालीन जो इतिहास में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई,
हुई और साथ में आपके प्राचीन इतिहास में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, इन तीनों के जो है लड़ाइयों को सबसे फोकस करना है आपको, ठीक है। जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे ज़्यादा वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर संस्थापक पूछ देता है, गुप्त काल का जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मगध साम्राज्य का संस्थापक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेंगी। सो फाइनली मेरे दोस्त यहीं पे आज क्लास फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया हो। यदि क्लास पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस सर क्लास पसंद आया। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट हम 800 रखते हैं। मुझे पता है यार, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लाइक ज़रूर कर दोगे, ठीक है। और बहुत जल्द जो है कल या परसों से आपके सभी क्लासेस में शुरू कर दूंगा। साइंस और इंग्लिश भी साथ में चलने वाली हैं। रीजनिंग, जीके और मैथ तो चल ही रहा है, साइंस इंग्लिश भी शुरू होने वाली है। सो प्लीज़ वेट करिए और डेली क्लासेस देखते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका नंबर कम नहीं होने दूंगा जीके में। बाकी आज के लिए इजाज़त दीजिए, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।